हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th के साइंस चैप्टर में जो परमाणु एवं अणु चैप्टर है उसमें आप लोगों का स्वागत है। पहले ही हमने एक लेक्चर इस पे दे रखा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसको पहले आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब इस चैप्टर को इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए, पिछली कक्षा में हमने सीखा था कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। और आज हम लोग देखेंगे कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा है कि लेवाइसिए, यहाँ पर लेवासिए भी लिखा रहता है, लेवाइजिए यहाँ पर लिखा है, लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। तो इस बात को आप समझिए। लिखा है कि जब भी कोई यौगिक बनता है तो उसमें दो तत्व क्या करते हैं, सहयोग देते हैं। दो या दो से अधिक भी तत्व हो सकते हैं। जैसे जल है तो जल में हाइड्रोजन H2O होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के ही यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं। तो देखिए, से निर्मित होता है। इस प्रकार यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई यौगिक बनता है तो उसमें जो तत्व यूज होते हैं उन तत्वों का कुछ भार कुछ उनका उन्हें कुछ माप में ही यूज किया जा सकता है। जैसे 2 kg या जब छोटा बहुत कम यौगिक बनाना होगा तो कम मात्रा में हम लोग यूज लेंगे, ml में लेंगे तब। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जब भी दो तत्वों को हम लोग मिलाते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलाना पड़ता है, उनका एक फिक्स अनुपात होता है, तभी एक यौगिक बनता है। जैसे हाइड्रोजन है, H2O है, तो H2O जो जल बनाना होता है उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु आपको दिखते हैं। तो 2:1 के अनुपात में ही हम उसे क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी और अनुपात में अगर हम उसे मिलाएंगे तो जल नहीं बनेगा। ठीक है, रिएक्शंस में बहुत ध्यान देना होता है कि अगर वो उस रेशियो में नहीं है तो अब अगर आप रिएक्शंस कराएंगे, अगर उस रेशियो में आप उसे नहीं मिला रहे हैं तो वो चीज़ें नहीं बनने वाली हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्थिर अनुपात का नियम होता है, इसमें क्या होता है कि जितने भी यौगिक होते हैं, यौगिक जो बने होते हैं, उसमें जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, मिलाए गए होते हैं। आगे समझते हैं। चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो, यहाँ पर बोल रहे हैं कि तत्वों का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। और चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जल में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है 1:8 क्या होता है, 8 होता है। अब 1:8 कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, अभी करके देखेंगे। ठीक है, 1:8 मैंने वहाँ पर H2O जो बोला था वहाँ पर अणुओं का अनुपात बताया था कि 2:1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, द्रव्यमानों का अनुपात यहाँ पर 1:8 होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान अलग चीज़ होता है कि कितना कितना आपने लिया है, हाइड्रोजन कितने ग्राम लिए हैं और ऑक्सीजन कितने ग्राम लिए हैं, तो उसका ये अनुपात दे रखा है। तो इसको अभी हम लोग देख लेंगे। चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, तो कह रहे हैं कि आप जल कहीं से लाएं, आप जल नल का लाएं, चाहे आप जल समंदर से लाएं या कहीं से भी आप जल लाएं, तो उस जल का जो भी द्रव्यमान होगा उन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 होगा हमेशा। ठीक है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें, 9 ग्राम जल है उसको अगर आप तोड़ेंगे, उसके हाइड्रोजन को अलग करेंगे और ऑक्सीजन को अलग करेंगे, तो आपको मिलेगा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है।
ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनियम NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। ये क्वेश्चंस बन चुके हैं, बहुत ही ध्यान देना है इसमें आपको, ठीक है, कि द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। तो 14:10 के अनुपात में ये विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी बातें। अब आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त, ठीक है, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ उससे। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो प्राउस्ट ने इस नियम को इस तरीके से बोला कि भाई कोई भी यौगिक में जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित द्रव्यमान में क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। फिक्स उनका होता है रेशियो, इसी रेशियो में इनका द्रव्यमान हम ले सकते हैं। इतना ही ग्राम हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, इतना ही ग्राम हम हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो जल में उनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, उन्हें आपको ध्यान देना है कि 1:8 होता है। और अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो 14:3 यानी 14:3 होता है। इस पे आपको बहुत ही ध्यान देना है। अब हम चलते हैं जॉन डाल्टन के बारे में समझते हैं। तो देखिए इनके बारे में क्या लिखा है। जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके ऊपर आपको नज़र डालनी है, समझना है इनके बारे में, ठीक है ना। इंग्लैंड के थे ये, और 1766 में इनका इंग्लैंड में एक गरीब जुलाहा परिवार में जन्म हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, ठीक है। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए यहाँ पर मैनचेस्टर चले गए, ठीक है, मैनचेस्टर चले गए। फिर क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी मेहनत उन्होंने किया है, व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। जॉन डाल्टन ये बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं, तो इनके बारे में इतना आपको जानकारी रहना ही चाहिए। आगे लिखा है कि वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन ने, अब कौन से नियमों की बात कर रहा है, ये जो स्थिर अनुपात का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इन पर उन लोगों ने रिसर्च किया, वैज्ञानिकों ने। तो उसमें देखिए अंग्रेज रसायनक जॉन डाल्टन ने क्या रिसर्च किया, उसको समझते हैं। तो देखिए जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया, और डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया। जो द्रव्य यानी पदार्थ जो आपका विभाजित बोला गया था कि परमाणु विभाज्य नहीं है, तो उनके ऊपर भी उन्होंने कुछ विचार बताए, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। इन्होंने भी परमाणु नाम दे दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। तो इन्होंने इन दोनों नियमों को क्या किया, उसकी इन्होंने व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। ये डाल्टन के अनुसार, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा कि जितने भी द्रव्य हैं, चाहे तत्व हों या यौगिक हों या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। ये बात सबको पता होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से
आप कर सकते हैं। तो देखिए इसके आगे देखते हैं। लिखा है कि सभी द्रव्य, पहला उनका जो विवेचना है, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। तो ये बात आपको पता है कि जितने भी द्रव्य होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। पहली लाइन समझिएगा। दूसरी लाइन, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। तो ये बात इनकी ये दूसरी वाली गलत थी कि जो परमाणु है अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। तो ये नियम इनका गलत हो गया था। अभी हम लोग और आगे समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है इनका, मतलब इन्होंने यहाँ पर क्या नियम बताए थे इसे समझ लीजिए आप। ठीक है। तीसरा देखते हैं, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। हाँ, जितने भी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इस पर भी ध्यान देंगे अभी हम लोग, और भी विशेष ध्यान देंगे। ठीक है। और चौथा देखिए क्या बोला गया है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ये क्या है, जैसे आप संभारिक के बारे में पढ़े होंगे, समस्थानिक और संभारिक और समन्यूट्रॉनिक 3 होता है। तो समस्थानिक में क्या होता है कि जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, और परमाणु भार क्या होता है, भिन्न होता है, उसे हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। और संभारिक में क्या होता है कि जिसका परमाणु भार समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, उन्हें हम लोग क्या मैं बोला हूँ कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, हाँ यहाँ पर संभारिक में बोला हूँ कि भाई संभारिक में क्या होता है कि भाई आपका जिसका परमाणु भार क्या होता है, समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, तो उसे हम लोग संभारिक बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बातें समझते हैं कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं का जो द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो ये बात तो यहाँ पर सही नहीं लग रही है। जितने भी तत्व होते हैं आप देखते हैं कि उनके जो परमाणुओं का द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। तो ये भी गलत हो जाएंगे इनके नियम। अभी हम लोग देखेंगे कि इनके कौन कौन से नियम सही हैं या गलत हैं, वो सारी चीज़ें आगे दी गई होंगी। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर बातें लिखी हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, ये बात सही है। ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। तो ये भी बातें सही हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लाइन दिख रही है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होते हैं। तो परमाणुओं में क्या होता है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या प्रकार निश्चित होते हैं, ये भी बातें सही हैं। ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। तो अगले अध्याय में यहाँ पर बोल रहा है, ये आप समझेंगे। तो आप जानते हैं कि परमाणु के अंदर 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। तो देखिए परमाणु क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? तो आपने देखी होगी। इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। तो धीरे धीरे जो हम लोग दीवारों से कमरा बना देते हैं, कमरे से पूरा बहुत बड़ा मकान बन जाता है, तो उन्हें आप देखे होंगे इमारत निर्मित होती है। इस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बावी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। तो इन्होंने बोला कि परमाणु क्या होता है कि परमाणु से ही सभी यौगिक और सभी पदार्थ क्या हुए हैं, बने हुए हैं। जिस प्रकार छोटे छोटे ईंटों से ही पूरे बहुत बड़े मकान बनते हैं, उसी तरीके से जितने यौगिक होते हैं वो परमाणु से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं।
परमाणु कितने बड़े होते हैं, अब उनके बारे में बात होने लगी तो उनको समझिए। परमाणु बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें नग्न आँखों से भी नहीं देख सकते। नग्न आँखें मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप की। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। देख रहे हैं ना, लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक शीट जितनी मोटी परत बन जा पाएगी। बहुत सारा परमाणु रखेंगे तो कागज़ की जो शीट है, ये जो कागज़ की शीट की जो मोटाई है, इतनी मोटी तब जाके वो बन पाएगी। तो समझते हैं, यहाँ पर कुछ लाइंस नीचे लिखी गई हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं कि परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 nm, यानी नैनोमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। इसको आपको ध्यान देना है। और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग समझेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।